नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद एक्शन में अब दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। सागर जो घर है देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में, आज शाम 5 बजे वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में महाराष्ट्र बीजेपी। आज शाम बीजेपी के नेताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर। महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की है ये बैठक, और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़े एक्शन में आ सकती है। अभी तक जितना भी वार हो रहा है वो बागी नेता कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में जो 38 विधायक है शिवसेना बाला साहेब जो अपने आप को कहते हैं, वो आगे हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुनीश पांडे से उनकी यह बातचीत हम आपको दिखाते हैं। खासतौर पर इस समय जो तेवर है बहुत उग्र है शिवसेना के। सुनते हैं संजय राउत को। जो किया है ये लोगों ने बहुत बुरी खबर है। जो हमारे एमएलए वहां चले गए बिना वजह, वो बुरी खबर है। अभी कानून के आप एक बार न्यायालय में जाते हो तो ये चलता रहेगा, तारीख पे तारीख वो चलता रहेगा। ये जो समय मिला है, क्या उसमें आप लोगों की कोशिश रहेगी कि जो बागी एमएलएज हैं उनसे कोई बातचीत की जाए, कोई रणनीति तैयार की जाए? क्योंकि आप लोग जो समय मिला है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, देखो, कोशिश तो जरूर करेंगे। आज भी हमारे संपर्क में लोग हैं वहां से। जब मुंबई में आने की वो कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहां से छुड़ा दो। मुंबई में आएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। मैंने हवा पानी तो अलग है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जिन एमएलएस को नोटिस गई थी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, 16 एमएलएस को, उनको डिस्क्वालीफाई न किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन 11 तारीख के बाद तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी ना कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलए है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही आपने। एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन्होंने दावा किया कि दरअसल वो मुंबई इसके लिए नहीं जा रहे हैं या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट इसके लिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आपने एक बयान दिया हुआ था, उसको भी उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 40 लोगों की जो बॉडी है वो वहां से आएगी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी, इतना ही मैंने कहा है। राउत साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। ईडी ने आपको समन किया हुआ है एक मामले में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या आपको अंदेशा था? क्योंकि आपने पिछले कुछ बयानों में आपने लगातार कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। क्या आपको लगता है? ये अभी जो मुझे नोटिस आया वो मिसयूज ही है ना। मेरे जैसा है, मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहां से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है। जो चल रहा है महाराष्ट्र में उनमें एक मैं फ्रंट पर हूं, मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो और
देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा, मैं यहां ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बैठा हूं शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने के लिए आप तैयार हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आप गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए आपको मेरा बलि देना है, बलि चढ़ाना है। हजारों लोग हमारे शिवसेना में इस तरह से उनका बलिदान है इस पार्टी के लिए। हजारों लोग हैं हमारे, चाहे 1992 का दंगा हो, जो बाबरी वाला, उससे पहले हो 1969, अभी बाद में अनेक बहुत से मोमेंट में हमारे लोग मारे गए। तो एक हमारी बलि चढ़ गई, तो उसमें बड़ी बात क्या है, करने दो। राउत साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आप इशारा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो राजनीतिक हलचल चल रही है महाराष्ट्र की, उसके वजह से आपको ये ईडी का समन इस वक्त आया हुआ है? डेफिनेटली उसके वजह से आ रहा है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है। रात के अंधेरे में मीटिंग हो गई, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो। वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये नोटिस आ गई, ये गलत सब तरीके से। मैं तो ये जो मामला कुछ मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं है क्या है। यो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, मैं बार बार बोलता हूं, जेल में डालोगे और गोली मार दोगे हरिन पंड्या की तरह, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो भी लोग के गलत काम करने जा रहे हैं, वो अफसर और उनको आदेश देने वाले लोग, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मालूम है अफसर कौन है, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे जैसे लोगों को खत्म करके आप देश को खत्म करेंगे। आप अपोजिशन खत्म करने जा रहे हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप देश के लिए काम करो, आप डेमोक्रेसी के लिए काम करो, आप कानून के लिए काम करो। आप किसी के गुलाम होकर मत काम करिए। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, आज आपको टेम्पररी जीत मिलेगी, लेकिन ये देश और देश का आत्मा बहुत पवित्र है, समझ लीजिए आप। ये मेरा आह्वान है उस लोगों से जो गलत काम करने जा रहे हैं किसी के लिए। सर, आपके समन की खबर चीफ मिनिस्टर को भी मिली होगी, उद्धव ठाकरे जी को मिली होगी, क्या वो आपके सपोर्ट में है, पूरी पार्टी सपोर्ट में? आपके सामने उनका फोन आया था, आपने देखा होगा। मुझे और भी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का फोन आया आज, और भी नेताओं का फोन में चल रहा है, सबका फोन आ रहा है कि हम आपके साथ हैं। सबको मालूम है गलत है। संजय राउत क्या है, उनके साथ आप कितना भी गलत करो, कितने भी गलत एंट्री बनाओ, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाओ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मरूंगा मैं। कल आपकी एक पब्लिक रैली भी है, तो जो इस तरह के राजनीतिक हलचल के बीच में जो आपका शेड्यूल है, क्या आपके पास मुमकिन होगा कि आप ईडी के सामने पेश हो पाएंगे? देखिए, कल तो मैं नहीं पेश हो सकता हूं, मैं ऑफिशियली उनसे समय मांगूंगा। राज्यसभा का भी सेशन शुरू होगा, तो मैं उनसे जरूर, ऐसा है कि हमारी एजेंसी है देश की, चाहे वो कुछ भी गलत करे, लेकिन हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। हमको मालूम है गलत करने जा रहे हैं, फिर भी एक देश की ऐसी एजेंसी है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका कागज जो आया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैं करूंगा और उनसे समय मांगूंगा। अगर समय देता है तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा मैं। एकनाथ शिंदे ने एक पत्र के जरिए बयान दिया कि आप दरअसल एनसीपी के बहुत ज्यादा करीबी हो गए हैं और एनसीपी जैसा चाहती है वैसा आप करते हैं, ना कि शिवसेना। देखिए, मैं एक शिवसैनिक हूं बाला साहब ठाकरे जी का। 30 साल मैं बाला साहब के साथ काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया। मेरा जन्म शिवसेना में हुआ है। एकनाथ शिंदे से मुझे शिवसेना का कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो सच्चे शिवसैनिक होते तो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। उनकी जो समस्या है वो लेकर पार्टी में संघर्ष करते रहे थे, जैसे हम भी करते हैं बहुत बार। शरद पवार साहब इस देश के राज्य के बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे के करीबी मित्र भी रहे हैं, मददगार है सबके। कौन से परिस्थिति में ये सरकार बनी है
ये शिंदे जी को मालूम है, शिंदे जी हमारे मित्र है और उसी एनसीपी सपोर्टेड गवर्नमेंट में शिंदे जी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद था तो आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए थे, कैबिनेट में पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, क्या हम एनसीपी के साथ जा रहे हो? अगर आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बना देते तो आप तो बहुत खुश होते। तो ये बातें छोड़ देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह की हलचल हुई, आपने एक जिक्र भी किया कि वडोदरा में एक मीटिंग हुई थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं बागी एमएलए के साथ में? क्या इस तरह की जानकारी आपके पास में? उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे? उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो, उनके पीछे एजेंसी लगाइए, यही मामला चलेगा। खुद एकनाथ शिंदे को एजेंसी ने डरा धमका कर वहां भेज दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको मालूम है। आपकी कल सभा है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी अब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। क्या रणनीति है? क्या पब्लिक के बीच में? हम तो पब्लिक में ही जाएंगे ना। ये एमएलए भाग गए उसका मतलब पब्लिक ने हमको छोड़ा नहीं है ना। एमएलए चले गए होंगे, पब्लिक नहीं चली गई। पब्लिक जनता हमारे साथ है, शिवसेना के साथ है, तीर कमान के साथ है, भगवा के साथ है, वो हमारे साथ रहेगी। एक ट्वीट किया था सुबह आपने, और आपका एक बयान काफी फेमस हुआ कि आप अपने बाप का इस्तेमाल का नाम करो, हमारे बाप के नाम का इस्तेमाल मत करो। उस ट्वीट के जरिए क्या संदेश था आपका? ये तो उद्धव ठाकरे जी का बयान है, हमने समर्थन किया है कि वो जो लोग बैठे हैं वो कहते कि शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे हमारे है, आप बाला साहब के नाम पर वापस वोट मांगेंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप शिवसेना का जो बाप है, आपने शिवसेना छोड़ चुके आप लोग, तो आपने आप अपने बाप के नाम के ऊपर वोट मांगो, हमारा बाप का नाम का क्यों इस्तेमाल करते हो? आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हाल फिलहाल में आपकी बातचीत हुई होगी उद्धव ठाकरे जी से, उसके अलावा शरद पवार जी से। क्या कुछ हलचल चल रही है शिवसेना के अंदर में? उद्धव ठाकरे जी की क्या रणनीति है, शरद पवार जी की क्या रणनीति है, कितना सपोर्ट है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा विस्तार में बता पाएं तो। देखिए, बात रणनीति की नहीं है, बात ये है कि सरकार बचानी है, कानून की लड़ाई चलती रहेगी। सबसे पहले पार्टी को फिर एक बार ऊर्जा देनी है। चाहे एनसीपी है, एनसीपी अपना काम करेगी, शिवसेना एक केडर बेस्ड पार्टी है, गांव गांव में शिवसैनिक है, केडर बहुत बड़ा है। सत्ता की परवाह हम कभी करते नहीं, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, संगठन रहना चाहिए, बस उसका ऊपर काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। कैमरामैन शगुन के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बड़ी बात कह रहे हैं इस समय संजय राउत। पार्टी को बचाना है, पार्टी को नई ऊर्जा देनी है और सरकार को बचाना है। दोनों ही बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं इस समय शिवसेना के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे ने वर्ली में एक बड़ा बयान दिया। वर्ली उनकी सीट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम निर्णय पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि बागी नहीं है, ये भगोड़े हैं और भगोड़े कभी विजेता नहीं हो सकते। सामने आए, आंख में आंख डालकर बातें हमसे करें, कभी ना कभी तो इनको मुंबई आना होगा, कभी ना कभी तो सामने आना ही होगा। ये राजनीति नहीं, सर्कस बन गया है। सुनिए। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी, मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फ्लोर टेस्टसाठी ते तयार आहेत की नाही हा पहिला प्रश्न आहे। आमची फ्लोर टेस्ट आम्ही सांगितलेले काय आहे, अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए, एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते,
राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते हैं, मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। फ्लोर टेस्ट यही कि आंखों में आंखें डालकर बात करें, ये बागी नहीं, ये भगौड़े हैं, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अनुपम, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या एक तरह से एक जीवन दान है इन 38 शिवसेना विधायकों के लिए, या फिर इस बात में दम है जो संजय राउत कह रहे हैं कि तलवार उन पर लटक रही है, चाहे आज चाहे 11 तारीख को कटना तो है ही उन्हें? जी गौरव, देखिए, ये एक तरह से दुधारी तलवार की तौर पर इस वक्त जो एकनाथ शिंदे कैंप है वो ले रहा है। वो अभी विचार विमर्श कर रहा है कि ये जो है उसके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि फिलहाल देखिए दिन है यहाँ पर गुवाहाटी में, और कितने दिन यहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा, इस बात पर अब काफी संशय बनता आ रहा है। जो लड़ाई है 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है, एक है कानूनी मोर्चा, दूसरा है संवैधानिक मोर्चा। कानूनी मोर्चे की लड़ाई शुरू हो गई है, उसमें 11 तारीख तक का वक्त दिया गया है, लेकिन जो संवैधानिक मोर्चा है जहां पर एक ठहराव सा आया हुआ है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हमने देखा जब कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, उससे पहले कुछ वकील भी यहाँ भीतर गए थे, और भीतर में स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई थी ताकि जो प्रोसीडिंग है वो ये देख सके, और खास तौर पर जो कानून की बारीकियां हैं वो ये यहाँ पर समझ सके उन वकीलों के जरिए। तो फिलहाल वो बातचीत अभी तक यहाँ पर भीतर में चल रही है, और अगली रणनीति तय करने की कोशिश कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो एक तरह से संजय राउत जो कह रहे हैं उसमें वो पहले से ही रहिए मेरे साथ अनुपम, हम एक बार फिर आपका ऑडियो एक बार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संजय, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो इन 38 एकनाथ शिंदे और 38 बागी विधायकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। आज शाम 5:30 बजे डिस्क्वालीफाई होने की उन पर तलवार नहीं लटक रही है, और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की होगी, चाहे विधायकों की सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा और उनके दफ्तरों घरों की सुरक्षा। संजय से हम फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन 2 बड़ी बातें इस समय निकलकर आ रही हैं। संजय राउत का बयान, संजय राउत का यह कहना कि तारीख पे तारीख तो चलती रहेगी, लेकिन मुंबई तो आना ही होगा उन विधायकों को, और यही बात आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को उत्तर अपना दाखिल करने को कहा है। 11 तारीख तक मोहलत दी है, लेकिन इस पर संजय राउत का कहना है आप मौत को टाल सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार आप पर लटकती रहेगी। यह भी कहा कि वहां से संपर्क में तो है, लेकिन जब वो मुंबई आएंगे तब सही तौर पर बात होगी। यहां का हवा और पानी सभी अलग है। शिवसेना से बगावत की यह बहुत बड़ी बात है। जब यह उनसे प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने कहा कि यह सब जिंदा लाश है, जिंदा लाश क्या एक तरह से धमकी थी, तो संजय राउत का कहना है यह धमकी नहीं, जिंदा लाश का मतलब उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कैंप की जुबानी जंग और तेज हो गई है। कल आदित्य ठाकरे ने बागियों को मच्छर कहा, तो एकनाथ शिंदे इस जुबानी जंग में दाऊद इब्राहिम कासकर तक को ले आए। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आदित्य ठाकरे का ये अंदाज बता रहा है कि शिंदे गुट की बगावत को चुपचाप देखते रहने के मूड में नहीं है शिवसेना। आदित्य ठाकरे शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने पहुंचे थे, और उन्होंने इस मंच से शिंदे खेमे को जमकर ललकार लगाई। कारण हिंमत असती, जर हे वाद असते तर पडून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेलं आहे तुमच्या समोर, आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती आहे 10-12 जे फुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं, ह्यांना काय वाटलेलं पहिलं हे जातील एकदम शानमध्ये थाटात जातील, जसे इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं।
आदित्य का ये हमला भला एकनाथ शिंदे कैसे सह सकते थे? गुवाहाटी से ट्विटर के जरिए बगावत की वजह बताई। शिंदे ने ट्वीट किया, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिसने मुंबई बम धमाकों को अंजाम देकर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। इसका विरोध करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साफ है, शिंदे बार बार बाला साहब और उनके हिंदुत्व की विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं। उनकी ये बातें शिवसेना को चिढ़ा रही हैं। बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। तीखी होती बयानबाजी ये दर्शा रही है कि शिंदे खेमे की बगावत से उद्धव धड़ा न सिर्फ गुस्से में है बल्कि आहत भी है। आदित्य ठाकरे का ये बयान सुनिए। की असल्या विकाऊ माणसांबरोबर जे स्टेजवर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा, आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेनेबद्दल करायचे। ओ खरी ताकद ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये, तुमच्यामध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझ्या गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते. मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते. नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते। आदित्य ठाकरे की शिकायत है कि पिता की बीमारी का बागियों ने फायदा उठाया, लेकिन आदित्य के पास उदय सावंत की बगावत का क्या जवाब है? उदय सावंत आदित्य के करीबी माने जाते थे और 2 दिन पहले तक वो ठाकरे खेमे में नजर आ रहे थे, लेकिन कल अचानक गुवाहाटी पहुंच गए। सावंत के जाने से अब शिंदे खेमे में शिवसेना के बागियों की संख्या 39 हो गई है। जाहिर है, बड़े स्तर पर इस तरह बगावत के पीछे कारणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। शिंदे कैंप से भरत गोगावले ने एक वीडियो जारी कर वो कारण भी बताए और सवाल भी उठाए हैं कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कभी पिछले 2.5 साल में 2019 के विधानसभा चुनाव हारने वाली शिवसेना विधायकों की एक साधारण बैठक भी बुलाई? इसके विपरीत उप मुख्यमंत्री पराजित एनसीपी उम्मीदवारों को धन और अधिकार दे रहे थे। एनसीपी पूरे शिवसेना को मिटाकर राज्य में आगे बढ़ रही थी। इन सभी कठिन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे ने हम सभी शिवसेना विधायकों का समर्थन किया। एकनाथ शिंदे ने हम सभी विधायकों के अनुरोध पर ही शिव सैनिकों और शिव सैनिकों के फायदे के लिए ये भूमिका निभाई है। दो राय नहीं है कि ये जुबानी जंग जनता की भावना अपनी तरफ करने के लिए है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन मायने रखता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने के डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की जो कार्रवाई थी उस पर जो जवाब देना था उसके समय को अब 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह डेडलाइन आज शाम 5 बजे खत्म हो रही थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास जाने की तैयारी में है इस समय एकनाथ शिंदे और 38 उनके साथ शिवसेना के बागी विधायक। ये बड़ी खबर है, राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में शिंदे गुट। तैयारी उनकी पूरी। सुप्रीम कोर्ट से उनको अब 11 जुलाई तक की मोहलत भी मिल गई है, वरना आज शाम 5:30 बजे उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा उन पर था। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग अब कर सकते हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाला ये गुट, जिसका दावा है कि उनके पास 38 अपने विधायक और कम से कम 10 और विधायक जो निर्दलीय है उनका समर्थन है। अपने आप को इस समय अब से थोड़ी देर पहले दीपक केशरकर ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि उनके पास लगभग 52-53 विधायकों का समर्थन है कुल मिलाकर, और वो एक अलग धड़े के रूप में, यानी अपने आप को वो शिवसेना बाला साहेब कहते हैं और उनका महाविकास अघाड़ी में विश्वास नहीं है। उन्होंने अपना विश्वास वापस ले लिया, मतलब विश्वास खो चुके हैं वो महाविकास अघाड़ी की सरकार में और राज्यपाल के पास अब जाने की तैयारी में है। अविश्वास प्रस्ताव
लाने की मांग कर सकते हैं। यानी महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई है इन 52-53 विधायकों के अपना समर्थन वापस लेने के बाद। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख के पास। मुस्तफा, बड़ी खबर इस समय की आप ला रहे हैं, विस्तार से रणनीति समझाइए शिंदे गुट की। अब आगे की क्या है उनकी रणनीति? बिल्कुल, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद मैं इस वक्त सागर बंगले पे खड़ा हूं। देवेंद्र फडणवीस का ये ऑफिशियल रेसिडेंस है। यहां पर भी जो है हलचल तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो शाम को 5 बजे रखी गई है। इसमें आगे की रणनीति जो है वो आप कह सकते हैं कि तय की जाएगी। ये बात सुनने में आ रही है सोर्सेज द्वारा। बीजेपी में एक तरह से खुशी का माहौल है जब से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए टाइम बढ़ाकर दे दिया गया है एमएलएस को, यानी कि उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता 12 तारीख तक। तो इसका मतलब अब यह है कि आगे की रणनीति जो है वो एकनाथ शिंदे कैंप तय कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बात पे भी स्टे देने से मना कर दिया कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। इसके लिए तो अगर वो अप्रोच करेंगे कि एकनाथ शिंदे गवर्नर को एक ये बताने के लिए कि अब ये सरकार अब अल्पमत में है, इस सरकार के साथ बहुमत नहीं है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, ये सारी चीजें जो है अब एकनाथ शिंदे के खेमे में है। अब ये देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। अगर वो कदम नहीं उठाते तो फिर चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी रहेगी कि जो जितने भी विधायक हैं वो गुवाहाटी में रहे, उद्धव ठाकरे इधर सरकार चलाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि अगर एकनाथ शिंदे इस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद कोई कदम उठाते हैं तो वो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है इस बात पे भी आपको बता दें कि ये भी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि अगर एकनाथ शिंदे किसी भी चीज के लिए मूव करते हैं तो जरूर उद्धव ठाकरे की जो सेना है, शिवसेना, वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी और उस चीज पर, उस स्टेप पर स्टे लाने की कोशिश करेगी। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा, लेकिन अब देखना यह है कि किस तेजी से यह राजनीतिक घटनाक्रम मुंबई में अब आगे बढ़ता है। तो क्या अब पूरी कोशिश एकनाथ शिंदे समूह की यह होगी कि वो गुवाहाटी से मुंबई आए और जल्दी से जल्दी वो फ्लोर टेस्ट की मांग करें? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। सदस्यता रद्द करने वाली डिप्टी स्पीकर जो है नरहरि झरवाल, उनकी ओर से जो जवाब देने का समय था जो अभी शाम 5 बजे खत्म होने वाला था वो 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यह डेडलाइन अब से आधे घंटे में समाप्त होने वाली थी। इस तरह दोनों अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब 11 जुलाई को सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी के जो अध्यक्ष शिवसेना ने बनाया है अजय चौधरी, उनको नोटिस जारी किया है। बागी विधायक 3 दिन में अपना पक्ष रखेंगे। आज शिंदे गुट के वकील एनके कौल ने बहस की शुरुआत की। कौल ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने और उद्धव ठाकरे के अल्पमत में होने की दलील रखी। विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया। वहीं उद्धव सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सवाल रखे। कोर्ट ने मामले को अलग बताया। डिप्टी स्पीकर के वकील राजीव धवन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर तक एक वकील ईमेल लेकर आया था। डिप्टी स्पीकर पर कोर्ट ने कहा अपने ही खिलाफ नोटिस कैसे खारिज कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर। उनसे अब इस प्रश्न पर हलफनामा मांगा है। ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी
को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटीशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आदित्य ठाकरे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बागियों के खिलाफ उनके तीखे तेवर देखे गए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बागी नहीं भगौड़े हैं, इनको मुंबई तो आना ही होगा और आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। सत्ता का क्या होगा? सरकार बचेगी, सब लोग यही जानना चाहते हैं। हम जीतेंगे, लेकिन ये लोकशाही के जो खिलाफ चल रहा है, ये आप देख रहे हो, ये तो सर्कस बन गया है पूरा। भगा के लेके गए हैं, कैसे गए हैं पता नहीं। उद्धव जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे लगता है उनके मन में यही है कि लोगों की सेवा कैसे करते रहे। आज भी जो निर्णय उन्होंने, तो उनको भागने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, जो भगा के लेके गए हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में पलटेगी जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है कि उनको सेना में रहना है। जो जैसे नहीं रहना है, वो गठ तो बना नहीं सकते। उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है या फिर भाजपा में या कहीं जाना है, तो वो उनकी बात हुई। लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कही है यहाँ पर रेबेल ग्रुप के लिए, बागी ग्रुप के लिए, और कहा है कि अगर बागी ग्रुप वापस आना चाहता है तो उनके लिए दरवाजे एकदम खुले हैं। ये कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। बड़ी बात है, आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो बागी विधायक लौटना चाहते हैं शिवसेना में, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जा रही है। देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी आपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप ने किया है। ना तो हाईकोर्ट की पर भेजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ऊपर से सुनवाई भी कर ली, 3 दिन में जवाब भी मांग लिया। मतलब स्पीकर की से जवाब मांगा है ना कि आपने किस तरह से ये कार्रवाई की। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक चॉइस सुप्रीम कोर्ट के पास थी टू सेंड इट टू द हाई कोर्ट। दे हैव नॉट चोजन दैट। दे हैव चोजन के पहले नोटिस देकर सबकी तरफ से सुने क्या हुआ है। क्योंकि मैं तो मानती हूं, अगर वो लोग कह रहे हैं 24 घंटे शॉर्ट नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आना भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे हो गया है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई चलती रहेगी। लाइक आई सेड, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर डूइंग एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनली। और शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र में बागी समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया है। गुवाहाटी में बैठे बागियों ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई कि जो बागी हैं वो जिंदा लाश है। लेकिन इसी बीच संजय राउत ने एक और बयान दिया और इस मामले में इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। हालांकि अपने बयानों पर संजय राउत ने सफाई तो दी, लेकिन उसी बयान के बहाने उन्होंने बागी नेताओं को लपेटने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक रोज पहले ही मुंबई में संजय राउत ने ये कहा था, शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी फिजा में तैर गया। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। जिस इशारे का जिक्र संजय राउत ने किया, उसकी तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से दिखाई भी देने लगी। महाराष्ट्र में सियासत की बिगड़ी हुई बिसात के बीच मची शह और मौत की जंग ने इस आग को भड़काया है। शिवसैनिक शक्ति दिखाने पर आमादा हैं।
बागियों के खिलाफ विरोध की ज्वाला जल रही है। मुंबई की सड़कों पर अब पहले दिल वाला सन्नाटा नहीं बल्कि शोर का धुआं है और नारों की रफ्तार है। एक तरफ शिवसेना के संजय राउत ने शिव सैनिकों के सड़कों पर उतरने और इशारे की ताक में बैठे शिवसेना के वफादार कार्यकर्ताओं का जिक्र करके एक तरह से अपनी धमकी को हवा में उछाला, तो बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के इलाके ठाणे में शिंदे समर्थक सड़कों पर उतर आए और संजय राउत का पुतला ही फूंक दिया। इशारा ये भी है, तस्वीरों से साफ है कि शिवसेना नेताओं के बयान शिव सैनिकों के तेवर बढ़ा रहे हैं। बागियों के खिलाफ उद्धव गुट की जुबान तीखी होती जा रही है। 2 दिन पहले संजय राउत ने शिव सैनिकों को आग बताकर बागियों को चेताया, तो कल वो बाप पर तेरे मेरे करने लगे। यहाँ तक कि गुवाहाटी में जमे बागियों को लाश बता दिया। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। संजय राउत के बयान पर बवाल हो गया। सफाई में संजय राउत ने बागी गुट के विधायक गुलाबराव पाटिल का पुराना वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में गुलाबराव नारायण राणे के पार्टी छोड़कर जाने पर तंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई लोग मतलब के लिए बाप बदल लेते हैं। वहीं बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने राउत के बयान पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए, सुरक्षा की डिमांड इसलिए है कि जो परिस्थिति निर्माण की गई है, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स श्री संजय राउत जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, वो भड़का रहे लोगों को। तो इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए। हम लोग जब डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो हमारी जो भी व्यूज है वो रखने की हमें पूरी आजादी है, और ऐसे परिस्थितियों में हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रोटेक्शन की मांग की। आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर गुवाहाटी में जमे बागी विधायक महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के हंगामे और इस तोड़फोड़ पर नजर बनाए हुए हैं और उद्धव ठाकरे से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान का रंग अब बदलने लगा है। मामला अब धमकी भरे बयानों के बाद हिंसा की ओर बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। और आज गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वहीं संजय राउत शिवसेना के सांसद को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिला। बीजेपी ने इसे एजेंसी की रूटीन कार्रवाई बताया है। वहीं शिवसेना ने इस उठापटक पर टिप्पणी से सीधे तौर पर तो बचाव किया, लेकिन यह सही, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या संजय राउत, दोनों ने साफ तौर पर कहा कि ये प्रवर्तन निदेशालय बीजेपी के एक्सटेंशन के रूप में काम कर रहा है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय से खास बात की। क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कदम जी मौजूद हैं, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी का समन चला गया है, ये तो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है, आखिर हो क्या रहा है? नहीं, जब किसी भी प्रकार के आर्थिक गैर व्यवहार सामने आएंगे और पुख्ता कागजात के साथ सामने आएंगे, क्योंकि कभी भी ईडी की कोई कार्रवाई रातों रात नहीं होती, कई दिनों का अध्ययन उन कागजात का होता है, उसके पश्चात वे कार्रवाई करती है। तो इस कार्रवाई को हम अन्यथा लेने के बजाय जिन्हें भी ईडी का समन्स आता है वे उन सवालों का जवाब दे। सवालों से यदि कोई छुपता है तो उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उनके हाथ कहीं न कहीं
काले हैं। इसके पीछे राजनीति तो नहीं? इस वक्त महाराष्ट्र का करंट पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है वो तो नहीं? जब पुख्ता कागजातों के आधार पर ईडी कार्रवाई करे तो उस कार्रवाई के साथ हम उसे सियासत क्यों जोड़ें? क्या देश के लोग क्या चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता है करके उस पर कार्रवाई नहीं हो? यह बदला हुआ भारत है और कोई भी जांच एजेंसी के सामने वे कौन से दल का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है, छोटा है, बड़ा है, यह देख करके कार्रवाई हो या उसके पुख्ता कागजात, उसने किस प्रकार के आर्थिक गैर व्यवहार किए हैं उस पर कार्रवाई हो।